Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. न्यू टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, मैंने आपको बताया भी था बेटा. अब यहाँ पे मैं आपको एक और दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मतलब कोई भी फोर्स, वह फोर्स बेटा जो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है तो उसकी स्टेट को चेंज कर देती है. ठीक है, तो वो अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में से मूव करके जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इस साइड. अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड से जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में लगेगी. समझ आएगी स्टूडेंट्स? सो अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है. अब मैं आपको कुछ एक्टिविटी दिखाती हूँ इसमें, जिसको हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड हो रहा है. दोनों कोई ऑब्जेक्ट जाके देखा, हमने देखा है बेटा कि जैसे बाइसाइकिल है, वो चल रही है, अगर हम उसके ऊपर पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, बाइसाइकिल के पैडल मारते हैं तब बाइसाइकिल मूवमेंट होती है, तो अगर वो पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद बाइसाइकिल रुक जाती है. हम बॉल फेंक रहे हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद ग्राउंड में वो बॉल की स्पीड क्या होगी? धीरे 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 कम हो जाएगी, लास्ट में वो रेस्ट पे आ जाएगी. इसका मतलब बॉल और ग्राउंड के बीच में, दोनों के सरफेस, बॉल की सरफेस और ग्राउंड की सरफेस के बीच में एक फोर्स, ऑपोजिट फोर्स लग रही है जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन. ठीक है, आपने देखा है बेटा फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होगी. जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां हीट जरूर प्रोड्यूस होगी. जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो ये दोनों हैंड है, मैं ऐसे रब कर रही हूँ. अब मेरे दोनों हाथ आपस में कांटेक्ट होंगे तो इन दोनों की सरफेस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा. तो देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों हैंड्स रब कर रही हूँ तो आपको पता होगा फ्रिक्शन, रबिंग से क्या है, यहाँ पे रब कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो आपके हाथ अभी पाम यहाँ पे देखो गर्म हो चुकी है. इसका मतलब फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस हो रही है. अब फ्रिक्शन देखते हो कौन कौन सी चीज है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रही है. तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ, तो ध्यान से देखो एक्टिविटी. देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पेंसिल सेल है, इसको बोलते हैं पेंसिल सेल. स्मॉल सेल हो गया बेटा, ये रिमोट का सेल होता है. ठीक है, अब इससे मैं एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ. दो सरफेस के ऊपर इसकी स्पीड क्या होती है जब सरफेस स्मूथ है और जब सरफेस रफ है. लेट्स वी विल चेक. तो देखो स्टूडेंट्स, ये पेंसिल सेल है, इस सेल से मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ और लेट्स वी विल सी इसका डिस्टेंस कितनी दूर ट्रेवल करके कहां तक जाके स्टॉप होता है. तो हम देखते हैं, देखो यहां से देखो काफी दूर तक ये सेल चला गया. स्टूडेंट्स अब देखो दोबारा इसको एक बार और चेक करके दिखाती हूँ मैं आपका डिस्टेंस. देखो कितना कवर कर रहा है. लेट्स विल स्टार्ट. ये देखो बेटा इस साइड ये थोड़ा तिरछा आ गया, इसको यहाँ देखो, सीधा देख लेते हैं. ये देखो यहां तक डिस्टेंस कवर हो गया. देखो बेटा ये सरफेस कैसी ले ली मैंने? रफ सरफेस है. ये थोड़ी, ये देखो ये स्मूथ थी बिल्कुल प्लेन, और यहाँ पे सरफेस पे क्या है? इरेगुलरिटीज ज्यादा है, तो ये रफ सरफेस ली है. अब देखो इस सेल को मैं छोड़ रही हूँ, पेंसिल सेल को, इस कितना डिस्टेंस कवर करता है? ये देखो यहीं तक आके स्टॉप हो गया. एक बार और चेक करके आपको दिखा देती हूँ. ये देखो इतने में डिस्टेंस कवर कर पाया, अदरवाइज इसने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया. अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे सरफेस कम हो, ये डिस्टेंस का कम कवर किया है, और जब ये नहीं था यहाँ पे तो इसने डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा कवर किया. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या, डिफरेंस क्या हुआ बेटा? यहाँ पे सरफेस रफ थी, इसकी वजह से यहाँ पे सरफेस रफ थी, ये सरफेस स्मूथ थी. इसका मतलब अगर सरफेस, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? रफनेस, यानी बेटा सरफेस, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे ये पेंसिल सेल था, देखो जैसे ये पेंसिल सेल और इसकी सरफेस, तो दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस, जैसे अगर सरफेस रफ है
तो ऑब्जेक्ट का मोशन वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, तभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स से क्या हो गया स्टूडेंट्स, अगर सरफेस स्मूथ हुई, कैसी सरफेस है, अगर सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ, अगर सरफेस स्मूथ है स्टूडेंट्स तो थोड़ी ही फोर्स जरूरी है और वहां पे इजीली वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, जितना सरफेस एरिया में अगर रफनेस ज्यादा है तो वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, मोर फ्रिक्शन भी क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, लेस प्रोड्यूस होगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे हमने मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रही हूँ, जैसे कारपेट है बेटा, खाली कारपेट को मैं मूव कर रही हूँ, मान लो कोई खाली कारपेट के ऊपर कोई वजन रख रखा है आपने, या समवन इज सिटिंग कारपेट के ऊपर, और आपको स्मूथ सरफेस पे आप उसको ऐसे खींच रहे हो, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जोर कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ है और दूसरी सरफेस जो है कारपेट की, ठीक है, वो थोड़ी सी रफ हो गई, लेकिन दोनों के बीच में रफनेस कम है। रफनेस कम होगी तो इरेगुलरिटीज भी क्या होगी, वहां पे थोड़ी कम हो जाएगी। रफनेस कम है, वहां पे सरफेस स्मूथ ज्यादा है, तो वहां पे इरेगुलरिटीज कम होगी। और जहां पे इरेगुलरिटीज कम होगी, जैसे ये सरफेस उबड़ खाबड़ है बेटा, तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज ज्यादा हो गई। लेकिन अगर सरफेस स्मूथ है तो वहां पे इरेगुलरिटीज क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे इरेगुलरिटीज लेस, यहाँ पे सरफेस अगर मान लो स्मूथ नहीं है तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज क्या होगी, मोर। तो अगर कारपेट के ऊपर कारपेट हमने बिछा रखा है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, हम उसको खींच रहे हैं, स्मूथ सरफेस पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही कारपेट हम रोड पे लेके चल रहे हैं तो रोड की सरफेस कैसे होती है, आपको मालूम है, बिल्कुल रफ होती है, उस पे इरेगुलरिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा होती है। तो वहां पे वो सेम बेबी को बिठाकर अगर हम उस कारपेट को खींचते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। रीजन क्या हुआ दोनों में, क्योंकि एक में फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस है, जहां पे स्मूथ सरफेस है वहां फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हुआ है, जहां पे रफनेस ज्यादा थी जैसे रोड पे, तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। जहां पे फ्रिक्शन बेटा मोर होगा तो वहां पे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी मोर प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, हमें ज्यादा ही लगानी पड़ेगी। लेकिन जहां पे स्मूथ सरफेस होगी तो वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होगा, लेस, तो हमें फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, वहां पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन से, तो इसका मतलब फ्रिक्शन देखो, अब यहां पे मैं लिख रही हूं बोर्ड के ऊपर, तो अगर इस बोर्ड और इस चौक के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो मैं लिख नहीं सकती, आई कांट राइट, मैं लिख नहीं पाऊंगी, क्योंकि फोर्स क्या होगा यहाँ पे, जो इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, वैसे बोर्ड आपको स्मूथ लग रहा है, किसी भी स्मूथ चीज पे भी बेटा अगर आप मान लो लेंथ से देखोगे उसको ध्यान पे, तो उसके ऊपर आप बहुत सारी इरेगुलरिटीज आपको नजर आएगी। सरफेस स्मूथ दिख रही है, अब आप ये बोर्ड है, इसकी सरफेस आपको स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन इस स्मूथ सरफेस नजर आते हुए भी अगर आप देखोगे आप माइक्रोस्कोप से या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी क्या नजर आएगी, इरेगुलरिटीज। ठीक है, क्योंकि सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है तो वहां पे इरेगुलरिटीज ज्यादा नजर आएगी। तो इरेगुलरिटीज के कारण यानी रफनेस के कारण यहाँ सरफेस में जो थोड़ी थोड़ी जो इरेगुलरिटीज है, उसी के कारण मैं इस बोर्ड पे लिख पा रही हूँ। अगर यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो, तो यहाँ पे ये चौक इसके ऊपर चलेगा नहीं, स्लिप हो जाएगा, आई कांट राइट। आप पेन और पेपर पे लिख रहे हो, जैसे सपोज दिस इज अ बुक, इस बुक पर मुझे लिखना है, यहाँ पे आप इस बुक के ऊपर स्टूडेंट यहाँ लिख रहे हो समथिंग, आप फ्रिक्शन ही लिख रहे हो, तो देखो इस बुक पे लिखने के लिए आप
इस पेंसिल और पेज के बीच में, ये पेंसिल और पेज की सरफेस, इन दोनों की जो सरफेस है उनके बीच में क्या चाहिए, स्लाइटली रफनेस, फ्रिक्शन चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आई कांट राइट, तो लिख नहीं सकते। इसलिए फ्रिक्शन, कुछ जगह पे फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, जरूरी भी होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स आई विल टेल यू। तो स्टूडेंट्स देखो, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रफनेस ऑफ द सरफेस, लिसन केयरफुली, यहाँ पे ध्यान से देखो, रफनेस ऑफ द सरफेस। तो बेटा देखो, रफनेस ऑफ द सरफेस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, सरफेस। सरफेस कैसी है कि वहां पे रफनेस, जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जितनी रफनेस कम होगी, मतलब सरफेस स्मूथ होगी, उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर फ्रिक्शन कम होगा तो वहां पे फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब देखो बेटा, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा हम दे रहे हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरा और बता रही हूं, एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो इसको भी वन बाय वन, रफनेस ऑफ द सरफेस मैंने आपको दिखा दिया, सरफेस स्मूथ थी तो पेंसिल सेल ने डिस्टेंस ज्यादा दूर कवर किया। सरफेस रफ हो गई तो वहां पे क्या है, कम जगह पे, तो यानी सरफेस अफेक्ट करती है फ्रिक्शन को। दूसरा देखते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लो ये सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा, मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ, पहले आप ध्यान से देखो। ये हैंड हो गया, ये एक मेरे पास पेन जिसको बोलते हैं चौक होल्डर है, तो इन दोनों के बीच में इसका मास कम है बेटा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये इजीली इसके ऊपर आप इसको मूव करोगे तो इजीली ये मूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के, इसका मास कम है, लेकिन अगर इसका मास कोई और चीज इसके ऊपर रख दे तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो लेट्स आई विल शो यू वन एक्टिविटी। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी से दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखो बेटा, हमें देखना है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरीके से फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। तो देखो, जैसे मेरे पास ये बुक है, इस बुक को मैंने यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको इजीली, अगर मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगी तो देखो मेरे एक फिंगर से मैं इसको मूव कर पा रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हुआ है, तो मुझे फोर्स कम लगाने की जरूरत पड़ी, मूव कर रहा है इजिली। अब देखो, इस बुक के ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया, यहाँ पे देखो, तो इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ गया। ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पे मास बढ़ गया स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, वेट, अब ये जो वेट ज्यादा बढ़ गया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब वेट एक्सर्ट प्रेशर। वेट से क्या है, प्रेशर लगेगा ज्यादा। किसके ऊपर प्रेशर लगेगा बेटा, इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में क्या होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। इस सरफेस, देखो ये सरफेस और इसकी जो बुक की सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर। अब मैंने इसके ऊपर एक और भी बुक रख दी, यहाँ पे ये डायरी रख दी है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में क्या होगा, वेट क्या करेगा बेटा, वेट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। दोनों के बीच में जो सरफेस कॉन्टेक्ट है, तो वेट क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पे। तो उसके कारण क्या होगा, इररेगुलरिटीज, इन दोनों के बीच में जो इररेगुलरिटीज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंटरलॉक्ड। इररेगुलरिटीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे इंटरलॉक हो जाएगी। और फिर इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। कि देखो अब मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रही हूँ मेरी फिंगर से, तो मेरी फिंगर मुड़ रही है, मैं इसको मूव नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि वेट से वेट एक्सर्ट प्रेशर, ये हो गया। अब प्रेशर लगाया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो इरेगुलरिटीज थी वो इंटरलॉक्ड हो गई। इंटरलॉक्ड होने के कारण अब यहाँ पे मुझे इनफ स्पेस, ये इस पे इनफ फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकूं, ताकि जो इरेगुलरिटीज में जो इंटरलॉकिंग हो गई थी उस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए
तो मुझे और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, देन ओनली दिस विल मूव। तो मुझे मूव करने के लिए मुझे 4 फिंगर्स और थंब इसको लगाऊंगी, तब जाके ये मूवमेंट हो पाएगी। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पॉइंट है एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना एरिया इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इस डायरी का इतना एरिया इसको कांटेक्ट में आ रहा है, तो इतने एरिया में इतने दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगी और हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस डायरी को मैं इस तरीके से मूव करूं, ऐसे करके मूव करूं, तो देखो बेटा केवल इतना एरिया ही, ये दिस एरिया कि ये एरिया ही क्या है, इस सरफेस के कांटेक्ट में हो रहा है, तो मैं इजीली इस डायरी को मूव कर सकती हूँ। अगर मैं ऐसे करती हूं तो देखो ऐसे किया है तो ज्यादा एरिया लगा, मैक्सिमम एरिया। देखो इसको मैंने इस तरीके से किया तो उससे थोड़ा कम एरिया हो गया, ये देखो ये लेंथ ज्यादा है, तो इसको ऐसे मूव किया तो मुझे थोड़ी पहले के कंपैरिजन में लेस फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर रही हूं तो दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज कम होगी, क्योंकि एरिया कम हो गया और यहाँ पे एरिया कम हो गया, तो यहाँ पे मुझे लेस फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम लगा, एरिया कम हो गया। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया, यानी जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मास इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी, वहां पे फ्रिक्शन क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा एरिया दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होगा तो वहां पे भी फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा और उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उतना ही उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आई होप तीनों आपको पता चल गए कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।